अभी हम देख सकते हैं कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेकर जुडिशरी और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच काफ़ी फ्रिक्शंस चल रही हैं। इसमें काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग द लॉ मिनिस्टर एंड ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोलिजियम सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को भी जिसने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनजेएसी को ओवरटर्न किया था। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द जुडिशियल साइड एक्सप्रेसिंग इट्स displeasure at central government for not acting promptly on the collegium recommendations। तो काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होगा कि कॉलेजियम एनजेएसी है क्या, जबकि सिंपल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होने थे। तो आइए इसे इजी लैंग्वेज में समझते हैं। Article 124, Clause 2 of Indian Constitution lays down the method of appointment of judges of Supreme Court और ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जज अपॉइंट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। और साथ में ये भी कहता है कि जो अपॉइंटमेंट्स होंगे आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज द प्रेसिडेंट डीम नेसेसरी। अब यहाँ पर अ बिग क्वेश्चन अरोज, व्हाट डज हेयर कंसल्टेशन मीन? सो कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज इज इनिशिएटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थ्रू अ कोलिजियम, जिसमें एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद होंगे और 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होंगे और रिकमेंडेशन ऑफ द कोलिजियम प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ओवर द ईयर्स एक प्रथा डेवलप हो गई कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे एट द टाइम ऑफ वैकेंसी वुड बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ 13 चीफ जस्टिस जस्टिस सिकरी ऑन 24 अप्रैल 1973, दिस कन्वेंशन was violated and Justice A.N. Ray superseded 3 other सुप्रीम कोर्ट जजेज जो उनसे सीनियर थे और ये इवेंट फिर से 1977 में दोहराया गया। Another chief justice was again appointed, superseding the seniors. This all resulted in the clash between the executive and the judiciary, क्योंकि executive was trying to undermine the independence of judiciary, which is the basic feature of the constitution। कॉलेजियम सिस्टम को इन्वेंट किया गया था बाय द कोर्ट ये इंश्योर करने के लिए कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। अब 1982 में एक पिटीशन फाइल किया गया था इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दिस केस वाज आल्सो नोन एज एसपी गुप्ता केस और इसे फर्स्ट जज केस भी कहा गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस और साथ में ये भी हेल्ड किया था कि इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओपिनियन की कोई प्राइमेसी नहीं होगी। इंस्टेड द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। इसका मतलब द एग्जीक्यूटिव हैड द सुप्रीमेसी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। आफ्टर दिस केस एग्जीक्यूटिव का कंप्लीट इंटरफेरेंस हो गया जुडिशरी में, which is violative of the basic feature of the constitution। Later in 1993 another petition was filed by the Supreme Court Advocates on Record Association और इसे सेकेंड जज केस भी कहा गया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एसपी गुप्ता केस में दिए गए डिसीजन को ओवर रूल किया और ये हेल्ड किया कि इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल हैव प्राइमेसी। और कोर्ट ने ये भी कहा कि सिलेक्शन जो होगा वो पार्टिसिपेटरी कंसल्टेटिव प्रोसेस से होगा और साथ में ये भी हेल्ड किया कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। लेटर इन 1998 प्रेसिडेंट के.आर. नारायण इशूड अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट ये जानने के लिए कि आर्टिकल 124, आर्टिकल 217 एंड आर्टिकल 222 में टर्म कंसल्टेशन क्या मीन करता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन रिप्लाई द कोर्ट सेड दैट कि पूरे कंसल्टेशन प्रोसेस में चीफ जस्टिस वोंट बी द ओनली वन एज अ पार्ट। कंसल्टेशन would include a collegium
जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और साथ में 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। तो इन द वर्डिक्ट द सुप्रीम कोर्ट laid down strict guidelines for the appointment of judges of Supreme Court and High Court, जिसे करेंटली हम लोग कॉलेजियम सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब इस सिस्टम में कॉलेजियम कैंडिडेट्स के नाम रिकमेंड करती है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रपोज्ड कैंडिडेट्स के नाम कंसल्टेशन के लिए भेजती है। अब इस पूरे प्रोसेस में अपॉइंटमेंट में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए collegium system had faced a lot of criticism not only from the government but also from civil society due to its lack of transparency and accountability. So in the year 2014 the government came with 99th Constitutional Amendment Act, जिसमें नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट NJAC ने कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर दिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। सो नए प्रोविजंस के हिसाब से अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ NJAC। अब NJAC 6 मेंबर्ड बॉडी होगा, जिसमें 50% जुडिशियल मेंबर्स होंगे एंड 50% नॉन जुडिशियल मेंबर्स होंगे। 50% जुडिशियल मेंबर्स में CJI एंड 2 सीनियर जजेज होंगे एंड 50% नॉन जुडिशियल मेंबर्स में यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड 2 एमिनेंट सिटीजन्स चोजन बाय सिलेक्शन कमिटी। नाउ NJAC को एस्टेब्लिश किया गया था टू अचीव greater transparency and accountability for the appointment of judges. But later, in the year 2016, in the case of Supreme Court Advocates on Record Association versus Union of India, Supreme Court ने NJAC को struck down कर दिया on the ground that it was against the independence of judiciary, that is the principle of basic structure, क्योंकि political executive was involved in the appointment of judges। और साथ में पुराने कोलिजियम सिस्टम को फिर से ऑपरेटिव किया गया एंड इट बिकेम द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एंड स्टिल वी आर फॉलोइंग द सेम कोलिजियम सिस्टम और फिर से इसी कोलिजियम सिस्टम पे कंट्रोवर्सी चल रही है। सो व्हाट यू ऑल गाइज थिंक, प्रेजेंट कोलिजियम सिस्टम रहना चाहिए या नहीं फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉर सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोज डू सब्सक्राइब द चैनल। Hope you all have learned a lot from the video.